12वीं की इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 7 है, जिसका नाम है हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। इस चैप्टर में हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि विजयनगर क्या है, इसका राजनीतिक इतिहास क्या है और इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के राजाओं ने की, इसमें कितने वंश रहे और हर एक वंश में कौन कौन से राजा रहे और किस राजा ने कौन से महानतम कार्य किए। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कैसे विजयनगर साम्राज्य के साथ हमेशा संघर्ष में रहने वाला बहमनी राज्य को कमज़ोर करने के लिए कैसे उसे विभाजित किया गया। वहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत उसे 5 भागों में विभाजित किया गया और हर एक वंश का संस्थापक कौन था, हमने ये भी देखा। फिर ये भी हमने देखा कि किस तरह से विजयनगर की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए इन सभी विभाजित शासकों ने एकजुट होकर विजयनगर पर हमला किया और विजयनगर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसके बाद भी जो अरबिंदु वंश था, हमने उसे भी देखा कि किस तरह से कुछ समय तक वो भी सांस लेता रहा। और ये था राजनीतिक इतिहास जो हम देख चुके हैं। और अभी जो हम देखेंगे इस चैप्टर में वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है न्यायांकर व्यवस्था। तो न्यायांकर व्यवस्था क्या है? आप और हम सभी लोग जागीरदारी व्यवस्था से अच्छी तरह से परिचित हैं। हमने देखा कि जब शासक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है और उसे चलाने में वो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत आने लगती है, तो वो क्या करता है कि उस साम्राज्य के जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उन्हीं में से किसी व्यक्ति को उस किसी एक निश्चित भू क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वो व्यक्ति वहाँ से राजस्व वसूलने का काम करता है और उस राजस्व को वो राज दरबार तक पहुँचाता है और उसमें से उसे कुछ हिस्सा मिलता है। फिर हमने ये भी देखा है कि इस व्यक्ति को जिससे जमींदार बनाया गया है, जिससे जागीरदार बनाया गया है, वो अपनी सेना भी रखता है और वो एक राजा की तरह ही एक्ट करता है, लेकिन वो जो मुख्य राजा होते हैं वो उसके अधीन होता है। तो जब हम विजयनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जागीरदारी प्रथा थी उसे न्यायांकर व्यवस्था कहा जाता था। अब ये न्यायांकर व्यवस्था क्या है? ये वैसे ही व्यवस्था है जैसे जागीरदारी व्यवस्था होती थी, ठीक उसी तरह से यहाँ पर विजयनगर में इस व्यवस्था को न्यायांकर व्यवस्था कहा गया। तो यहाँ क्या होता था कि विजयनगर के जो राजा होते थे, एक चीज़ मैं बता दूं कि विजयनगर में राजाओं को राजा नहीं बल्कि राय कहा जाता था। इसलिए आप देखना कि कृष्णदेव राय, देव राय द्वितीय, इस तरह से आपको नाम देखने को मिलेंगे। मतलब हर राजा अपने नाम के आगे राय शब्द लगाता था, जो उसके राजा होने का प्रतीक होता था। मतलब विजयनगर में राजा को राजा नहीं बल्कि राय कहा जाता था। जब आप मिस्र में जाएंगे, मिस्र की बात करेंगे, तो वहाँ पर राजाओं को फ़राव कहा जाता था। तो हर एक जगह पे राजाओं को किसी न किसी विशेष नाम से विभूषित किया जाता था। तो यहाँ पर विजयनगर में राजाओं को राय कहा जाता था। तो विजयनगर में जो राजा होते थे जिन्हें राय कहा जाता था, वो किसी भी तरह की सैनिक या असैनिक गतिविधियों से प्रभावित होकर या किसी व्यक्ति के विशेष कार्य से प्रभावित होकर उन्हें कुछ भूमि उपहार स्वरूप सौंप देते थे। ये जो भूमि उपहार स्वरूप सौंपा जाता था किसी व्यक्ति को, ये भूमि कहलाती थी अमरम। ये चीज़ को नोट कर लेना कि वो भूमि अमरम कहलाती थी। और इस भूमि को जिसे दिया जाता था, वो जो भूमि का स्वामी बन जाता था, वो स्वामी कहलाता था अमर नायक। तो इस तरह से ये जो अमर नायक होते थे, वो अपने भू क्षेत्र में आने वाले जो भी व्यापारी होते थे, जो भी शिल्पी होते थे, जो कृषक होते थे, इनसे वो कर वसूलने का काम करते थे। यानी कि जागीरदार जिस तरह से अपने भू क्षेत्र में आने वाले लोगों से कर वसूलता था, वैसे ही यहाँ पर अमर नायक जो है अपनी भूमि यानी अपनी अमरम में आने वाले जितने भी शिल्पी होंगे, व्यापारी होंगे और कृषक होंगे, उनसे ये एक निश्चित रकम यानी कि कर वसूलता था। और वर्ष में एक बार ये अपने राजा को निश्चित तौर पर भेंट सौंपता था। मतलब वही है कि जो वसूलता था वो उसमें से वो राजा को दे रहा है। और इसके साथ ही ये जो क्या करते थे, ये अपने साथ अपनी एक सेना भी रखते थे और इस सेना से वो समय आने पर अपने राजा की मदद भी करते थे। तो ये था न्यायांकर व्यवस्था, इसे अमर नायक और अमरम भी कहा जाता था। अब जो अगला है उसमें हम देखेंगे आयंकर व्यवस्था क्या थी। न्यायांकर व्यवस्था तो समझ में आ गया कि वो राजस्व से रिलेटेड थी। अब हम इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आयंकर व्यवस्था। तो अब हम देखेंगे कि आयंकर व्यवस्था क्या है। आयंकर व्यवस्था को जानने से पहले हम आपको बता दें कि चूँकि हमें पता है कि संपूर्ण जो साम्राज्य है वो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि विजयनगर एक विशाल साम्राज्य था और इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विजयनगर के शासकों ने विजयनगर को कई प्रांतों में विभक्त किया था। तो विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने पूरे साम्राज्य को शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रांतों में विभक्त किया था और प्रांतों का विकेंद्रीकरण किया था। प्रांतों को विजयनगर में मंडल कहा जाता था, यानी संपूर्ण साम्राज्य कई मंडलों में विभाजित था। फिर हम देखेंगे कि मंडलों को जिलों में विभाजित किया गया था और इन जिलों को वलनाडु कहा गया था। आगे हम देखेंगे कि इन वलनाडुओं को नाडु में विभक्त किया गया था और नाडु को
नाडु जो थी वो गाँव की बड़ी राजनीतिक इकाई थी। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जैसे देश को कई राज्यों में भक्त किया जाता है, राज्यों को जिलों को अनुमंडलों में, तो उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विजयनगर का संपूर्ण साम्राज्य जो है वो भी विभिन्न प्रांतों में विभाजित है। प्रांतों को मंडल कहा जा रहा है, मंडलों को विभिन्न जिलों में बांटा गया है, जिलों को वलनाडु कहा जा रहा है और जिलों को विभिन्न नाडुओं में बांटा गया है। नाडु जो है वो गाँव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है। तो ये था विजयनगर साम्राज्य का शासन प्रबंध, जिसको हम स्थानीय व्यवस्था भी शासन व्यवस्था भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे किन शासकों को नियुक्त किया जा रहा है और वो शासक जो है वो प्रशासन में किस तरह से उनकी भागीदारी है, और उनके प्रशासन में जो भी भागीदारी होगी वो ही कहलाएगी आयंकर व्यवस्था। तो आइए देखते हैं आयंकर व्यवस्था क्या है। आयंकर व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। मतलब आयंकर व्यवस्था में क्या होता था कि गांव से शासन की शुरुआत होती थी। गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई माना जाता था और यहाँ पर 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जो कि प्रशासन के विभिन्न विभागों की देखरेख करते थे। तो ये जो 12 व्यक्ति थे इनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि आयंगर क्या है। तो गांव में जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिन 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है वो 12 व्यक्ति ही सामूहिक रूप से आयंगर कहलाते थे। ये जो आयंगर होते थे इनके पद आनुवंशिक होते थे। मतलब एक बार जब इनकी नियुक्ति हो जाती थी तो इनका पद इनका पैतृक पद हो जाता था और इनके बाद अगर इनके परिवार का कोई व्यक्ति होता था तो वो फिर उस पद पर आसीन हो सकता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आयंकर व्यवस्था जो है उस पर जो है अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है वो उसके आनुवंशिक पद हो जा रहे हैं। और इन्हें जो वेतन दी जाती थी तो इन्हें वेतन के बदले में नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इनके वेतन के रूप में इन्हें ऐसी भूमि दी जाती थी जिनसे कभी भी राज्य द्वारा कर वसूला नहीं जाता था। मतलब राज्य इन्हें कर मुक्त भूमि देती थी वेतन के बदले में। तो ये था आयंगर व्यवस्था। हम देखते हैं विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। विजयनगर के रायों मतलब राजाओं ने सिंचाई व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया था। विजयनगर चारों ओर से ग्रेनाइट की चट्टानों से घिरा है और इन चट्टानों से कई जलधाराएं फूटकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती हैं। इससे एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण हुआ। इन सभी धाराओं को बांध कर पानी के हौज बनाए गए थे। इन्हीं में से एक हौज का नाम था कमलपुरम जलाशय। इससे आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी। इससे एक नहर भी निकाली गई थी। तुंगभद्रा बांध से ही एक हिरिया नगर भी निकाली गई थी। राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनाए जा रहे जलाशय का आंखों देखा वर्णन डोमिंगो पेस ने किया है, क्योंकि डोमिंगो पेस राजा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। हम देखेंगे व्यापार। अरब और मध्य एशिया के घोड़ों का अत्यधिक आयात किया जाता था। मतलब अरब और मध्य एशिया से घोड़ों को यहाँ मंगाया जाता था। आरंभिक चरण में इस व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई कहा जाता था, चिट्टी कहा जाता था, ये सब याद रखना, अथवा घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था। विजयनगर मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए भी प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार प्रमुखतः मलाया, बर्मा, पुर्तगाल, चीन, अरब, ईरानी और अफ्रीका के साथ होता था। तो ये था विजयनगर का आयंगर व्यवस्था। इसमें हमने नायंगर व्यवस्था को भी देखा, इसकी सिंचाई व्यवस्था को देखी और व्यापार को देखा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विजयनगर के यात्रियों के बारे में, कि किस विजयनगर के शासक के समय में कौन से यात्री विजयनगर में आए थे और उन्होंने कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखा। थैंक यू।